शुभ प्रभात दोस्तों। शीत युद्ध के दौर में हमारे 4 पार्ट पूरे हो चुके हैं। आज हम 5वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और ये जो 5वां पार्ट है ये है गुट निरपेक्षता पर। 5वां पार्ट हमारा होगा गुट निरपेक्षता पर। पहले बच्चों के गुट निरपेक्षता की संकल्पना शीत युद्ध के दौरान ही सामने आती है। विश्व जब 2 ध्रुवों में विभाजित हो जाता है तो इसी समय कुछ ऐसे देश भी थे जो किसी भी गुट में शामिल होना नहीं चाहते थे। उन देशों में एक देश भारत भी था और भारत ने गुट निरपेक्षता का पुरजोर समर्थन किया। भारत दोनों महाशक्तियों में से किसी के साथ भी शामिल होना नहीं चाहता था। इसका कारण यह था कि उसे लगता था कि यदि हम किसी एक शक्ति के साथ शामिल हो जाएंगे तो हमारा विकास रुक जाएगा और हमको शक्ति के अनुसार चलना पड़ेगा, यानी कि महाशक्ति के अनुसार चलना पड़ेगा। जैसा वो कहेगी उसके अनुसार अपना आचार व्यवहार करना पड़ेगा। तो भारत ने अपने आप को महाशक्ति के गुट से अलग रखा। अभी देखिए गुट निरपेक्षता। इस गुट निरपेक्षता के 5 संस्थापक देश थे। गुट निरपेक्षता के 5 संस्थापक देश थे। मैं आपको नाम बता रहा हूं, आप नाम लिख लीजिए। युगोस्लाविया, युगोस्लाविया से जोसेफ ब्रास टीटो। युगोस्लाविया का नेतृत्व किसने किया? जोसेफ ब्रास टीटो। ये युगोस्लाविया देश यूरोप महाद्वीप में, ठीक है। भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत कहां पर है? एशिया महाद्वीप में। मिस्र गमाल अब्दुल नासिर। मिस्र से कौन? गमाल अब्दुल नासिर। ये मिस्र कहां पर दिखाई देगा आपको? ये दिखाई देगा अफ्रीका महाद्वीप में। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से कौन? सुकर्णो। इंडोनेशिया कहां पर? एशिया महाद्वीप में ही आपका आ जाएगा। आपने देखा होगा हिंद महासागर में तैरता हुआ दिखाई देता है। और फिर वामे एनक्रुमा, वामे एनक्रुमा ये कहां से थे? घाना से। घाना कहां? अफ्रीका महाद्वीप में। तो मैंने आपको 5 देशों के नाम बताए और वहां से जो नेता, वहां के जो नेता गुट निरपेक्षता का समर्थन कर रहे हैं, भरपूर जोर गुट निरपेक्षता पर दे रहे हैं, उनके नाम मैंने आपको अभी बताए। इनके नाम और देश याद कर लीजिए। 2 नंबर में इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता रहा है। चलिए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि गुट निरपेक्षता के कितने संस्थापक सदस्य थे तो 5 संस्थापक सदस्य थे। अब प्रश्न उठता है कि गुट निरपेक्षता की नीति क्या है? आखिर ये गुट निरपेक्षता है क्या? तो देखिए गुट निरपेक्षता क्या है। गुट निरपेक्षता, क्या गुट निरपेक्षता पृथकतावाद है? क्या गुट निरपेक्षता पृथकतावाद है? क्या गुट निरपेक्षता तटस्थता है? क्या गुट निरपेक्षता तटस्थता है? या गुट निरपेक्षता अलग थलग रहने की नीति है? क्या गुट निरपेक्षता अलग थलग रहने की नीति है? तो देखिए गुट निरपेक्षता न तो पृथकतावाद की नीति है, गुट निरपेक्षता पृथकतावाद भी नहीं है, गुट निरपेक्षता तटस्थता भी नहीं है और गुट निरपेक्षता अलग थलग रहने की नीति भी नहीं है। क्या कहा मैंने आपसे? गुट निरपेक्षता पृथकतावाद भी नहीं है, तटस्थता भी नहीं है और अलग थलग रहने की नीति भी नहीं है। तो गुट निरपेक्षता है क्या? बच्चों गुट निरपेक्षता पृथकतावाद क्या कहता है पहले ये समझ लीजिए। पृथकतावाद क्या कहता है? पृथकतावाद की नीति कहती है कि इस समय जो देश पृथकतावाद की नीति को अपनाता है वो अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मामलों से बिल्कुल काट देता है। जो देश पृथकतावाद की नीति अपनाता है वो अपनी विदेश नीति से अंतरराष्ट्रीय मामलों को काट देता है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश तक सीमित होकर रह जाता है। ऐसी पृथकतावाद की नीति हमको अमेरिका के द्वारा अपनाई गई दिखती है। अमेरिका ने 1787 से लेकर और प्रथम विश्व युद्ध यानी कि 1914 से 1914 तक, कब? 1914 तक पृथकतावाद की नीति अपनाई। उसने अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मामलों से अलग थलग करके रख दिया।
वो तब तक विश्व के किसी मामले में हस्तक्षेप करने में विश्वास नहीं कर रहा था। यह है पृथकतावाद की नीति। क्या? अपने को अंतरराष्ट्रीय मामलों से अलग कर देना, कोई हस्तक्षेप किसी भी देश के मामले में नहीं करना। फिर तटस्थता। ये तटस्थता क्या होता है? तटस्थता का मतलब किनारा। तो तटस्थता की नीति का मतलब क्या है? इसका अर्थ है युद्ध में शामिल नहीं होना। तटस्थता की नीति का अर्थ क्या है? युद्ध में शामिल नहीं होना। जो देश तटस्थता की नीति को अपनाता है, पहली बात वो युद्ध में शामिल नहीं होता है। दूसरी बात, वो युद्ध को समाप्त करने में कोई योगदान भी नहीं देता है। तीसरी बात, वो यह भी नहीं कहता है युद्ध अच्छा है या युद्ध बुरा है। युद्ध हो रहा है, वो युद्ध में मध्यस्थता का काम भी नहीं करता है। युद्ध में मध्यस्थता का काम भी नहीं करता है। ये होती है तटस्थता की नीति। अलग थलग, अलग थलग, ये दोनों को ही एक तरीके से आप इन दोनों का ही एक मिला जुला रूप क्या हो गया? अलग थलग हो गया। तो गुटनिरपेक्षता न तो पृथकतावाद की नीति है, न ही तटस्थता की नीति है, न ही अलग थलग रहने की नीति है। तो गुटनिरपेक्षता क्या है? गुटनिरपेक्षता गुटों में शामिल न होने की नीति है। गुटनिरपेक्षता क्या काम है आपसे? गुटनिरपेक्षता गुटों में शामिल न होने की नीति है। एक बार फिर से कह रहा हूं, गुटनिरपेक्षता गुटों में शामिल नहीं होने की नीति है। किन गुटों में? पूर्वी गुट और पश्चिमी गुट में। दूसरी बात समझिए, हमारी गुटनिरपेक्षता कैसी है? हम लोगों ने उस समय कैसी गुटनिरपेक्षता निभाई? तो हमने गुटनिरपेक्षता का जो रूप निभाया बच्चों, वो रूप था सक्रिय गुटनिरपेक्षता। हमने कौन सी गुटनिरपेक्षता निभाई? सक्रिय गुटनिरपेक्षता निभाई। हम न तो पृथकतावाद की ओर चले, न ही तटस्थतावाद की ओर चले। गुटनिरपेक्ष देशों ने क्या किया? विश्व में शांति, एकता, स्थिरता को लाने के लिए विश्व की महाशक्तियों के बीच जो द्वंद्व उमड़ रहा था, जो प्रतिद्वंद्विता चल रही थी, जो भय, जो राग, जो द्वेष का एक माहौल बना हुआ था, उस माहौल की जड़ को ढीली करने का काम किया गुटनिरपेक्ष देशों ने। गुटनिरपेक्ष देश ये नहीं चाहते थे कि जो दोनों महाशक्तियां हैं ये आपस में लड़ाई करें, और आपस में अगर इनकी लड़ाई होती है तो जाहिर सी बात थी कि विश्व को इसका परिणाम भुगतना पड़ता, और गुटनिरपेक्ष देश भी इससे अछूते नहीं रह सकते थे। तो आपको गुटनिरपेक्षता की नीति समझ आई होगी कि गुटनिरपेक्षता की नीति आखिर है क्या। तो अभी हमने क्या पढ़ा? गुटनिरपेक्षता के 5 संस्थापक यूगोस्लाविया से जोसेफ ब्रास टिटो, भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू, घाना से क्वामे नक्रुमा, इंडोनेशिया से सुकर्णो। तो इस तरीके से हमने ये कुछ आपको ये 5 नाम बताए। इसके साथ हमने आपको बताया कि गुटनिरपेक्षता क्या नहीं है और गुटनिरपेक्षता है क्या। गुटनिरपेक्षता है क्या? गुटनिरपेक्ष में शामिल देश क्या कर रहे हैं? सक्रिय रूप से वैश्विक मामलों में भाग ले रहे हैं। वो युद्ध की जो पकड़ है, उस युद्ध की पकड़ को ढीला करने का काम कर रहे हैं। युद्ध को किसी भी हाल में आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। इन्होंने क्या किया? इन देशों के जो राजनयिक हैं, यानी कि जो राजदूत होते हैं, इसके अलावा जो बड़े बड़े नेता हैं, तो इन देशों के नेताओं और राजनयिकों का प्रयोग गुटनिरपेक्षता के शीत युद्ध के दौरान इन युद्धों की पकड़ को ढीली करने के लिए किया गया, मध्यस्थ के रूप में किया गया। जैसा हम देखते हैं 1960 के दशक में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कई बार मध्यस्थ की भूमिका निभाई। इसके साथ साथ भारत में पंडित नेहरू जी ने कई बार मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए नजर आए। तो ये हमारी गुटनिरपेक्षता की नीति। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। क्या पढ़ेंगे? नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। मैं एक बारी आपको ये ऊपर से लिख देता हूं, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। नव का मतलब नई, अंतरराष्ट्रीय का मतलब वैश्विक, व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? एक सिस्टम, आर्थिक, अर्थ से संबंधित। नव का मतलब क्या हुआ? नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, यानी कि ये किससे संबंधित व्यवस्था है? आर्थिक क्षेत्र से संबंधित। देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं।
जो गुटनिरपेक्ष देश हैं, इन गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन होता है 1961 में बेलग्रेड में। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन कहां हुआ? 1961 में बेलग्रेड में। इस सम्मेलन में 25 देश भाग लेते हैं। कितने देश भाग लेते हैं? 25 देश भाग लेते हैं। लेकिन इस समय गुटनिरपेक्ष देशों का ज्यादा ध्यान आर्थिक मुद्दों पर नहीं था। देखिए, जब पहला सम्मेलन होता है उस समय गुटनिरपेक्ष देशों का ज्यादा ध्यान किस पर नहीं था? मैंने कहा आर्थिक मुद्दों पर नहीं था। लेकिन 1970 के दशक में आते हुए, जब 1970 के दशक में ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन पहुंचता है तो इनका ध्यान, इनका जोर आर्थिक व्यवस्था की ओर जाता है। ये आर्थिक मुद्दों की बात करने लगते हैं। आखिर ये आर्थिक मुद्दों की बात क्यों कर रहे हैं? तो मैं आपको एक बात बता दूं, गुटनिरपेक्ष संगठन में जो देश शामिल हैं वो अधिकतर देश अल्पविकसित, क्या है? अल्पविकसित अवस्था में है। अधिकतर देश बच्चों किस अवस्था में है? अल्पविकसित देश, अल्पविकसित अवस्था में या फिर विकासशील की अवस्था में। अब देखिए, जो अल्पविकसित देश है वो क्या है? उसको देखिए, वो गरीबी है, उसको किस सामना करना पड़ रहा है? गरीबी। आप देखिए, भूखमरी, वहां पर क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। शोषण कैसा होगा? आर्थिक भी हो रहा है, सामाजिक भी हो रहा है, राजनीतिक भी हो रहा है। जिस जिस प्रकार का शोषण आप समझ सकते हैं इसमें, ठीक है? ये शोषण हो रहा है यहां पर। इसके साथ साथ इनको किस चीज की, देखिए यहां सबसे बड़ी कमी किस चीज की आपको नजर आ रही है? विकास की। हमें किस चीज की यहां कमी नजर आ रही है? विकास की। विकास नाम की यहां कोई चीज है ही नहीं, है भी तो बहुत कम मात्रा में। यानी कि जो अल्पविकसित देश हैं, अब ये सिर्फ और सिर्फ शीत युद्ध की पकड़ को ढिलाई नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अपने आर्थिक मुद्दों को भी वैश्विक स्तर पर उठाना चाहते हैं। अपने आर्थिक मुद्दों को भी क्या करना चाह रहे हैं? वैश्विक स्तर पर उठाना चाह रहे हैं। कौन? ये अल्पविकसित देश। तो अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ, 25 देश इसमें शामिल हुए। इस सम्मेलन में भी 3 बातों की परिणति होती है। ध्यान से समझिए, 3 बातों की परिणति होती है। पहला होता है सहयोग। पहला क्या हुआ? सहयोग। पहली बात क्या है? सहयोग। ठीक है? सहयोग किसके बीच? जो पहला वादा इनके बीच, इन 5 देशों ने आपस में सहयोग किया। ठीक है? तो बेलग्रेड में जो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, वो 3 बातों की परिणति था। किसका? सहयोग। दूसरा, शीत युद्ध का प्रसार और दायरे। शीत युद्ध का प्रसार और दायरे, बस इतना ही लिख रहा हूं मैं, कीवर्ड्स लिख रहा हूं। शीत युद्ध का प्रसार और दायरे, यानी कि इसका जो प्रसार है इसको कहीं ना कहीं हमको क्या करना है? रोकना है। इसके दायरे, यानी कि इसके शीत युद्ध के समय जो संकट सामने आ रहे हैं, उन संकटों को कहीं ना कहीं हमें लगाम लगाने की आवश्यकता है। और तीसरा, 9 स्वतंत्र देश। क्या? 9 स्वतंत्र देश। इस समय क्या हो रहा था? किस समय? 1950-60 के दशक में वैश्विक मानचित्र पर कई नए स्वतंत्र देश उभर रहे थे। अब इन 5 देशों ने क्या सोचा, इनकी क्या धारणा काम कर रही थी कि जो ये देश आजाद हो रहे हैं, नए नए देश उपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्त हो रहे हैं, इन देशों को हमें किसी भी हालत में, कहा, शक्तियों के साथ गुटबाजी करने नहीं देना। यानी कि इन नवोदित देशों को किसी भी गुट में शामिल होने नहीं देना है, क्योंकि अगर ये देश किसी गुट में शामिल होते हैं तो ये एक बार फिर से उसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां से ये उपनिवेशवादों के चंगुल से मुक्त हुए हैं, और हो सकता है कि उसके पश्चात ये और भी बुरी अवस्था में चले जाएं। तो अब हम ये चीज हमने देखी। पहले देखो, हमने यहाँ पर आपको किताब में थोड़ा अलग करके, लेकिन मैंने आपको यहां इसको करेक्ट करके पढ़ाने की कोशिश की है। आपको लग सकता है कि सर ने इधर से उधर कर दिया, लेकिन नहीं, इसको जानबूझकर आपको कनेक्ट कराने की कोशिश की गई है। ठीक है? तो 1961 बेलग्रेड, ये पहला सम्मेलन आपको पता चला। फिर जो ये अल्पविकसित देश है, इनकी क्या क्या समस्याएं हैं, फिर जो इसकी परिणति है। ठीक है? बेलग्रेड सम्मेलन में किन 3 बातों की परिणति था, तो ये 3 बातें हमने यहां पर डिस्कस की। अब आगे चलते हैं। तो देखो, मैंने अभी आपको बताया कि 1970 के दशक में क्या हो गया? 1970 के दशक में आर्थिक मुद्दों पर ध्यान चले गया।
ठीक है ना। तो अब 1972 में क्या होता है, व्यापार एवं विकास से संबंधित, व्यापार एवं विकास से संबंधित, व्यापार एवं विकास से संबंधित एक सम्मेलन होता है, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। व्यापार एवं विकास से संबंधित एक सम्मेलन होता है कब, 1972 में। इसे हम कहेंगे अंकटाड, अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड, ये देखो यूएन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास से संबंधित सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। एक बार फिर से, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया व्यापार एवं विकास से संबंधित सम्मेलन 1972 में। इसमें देखो एक रिपोर्ट आती है, एक इस सम्मेलन में एक रिपोर्ट आती है, टुवार्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, टुवार्ड्स, एक जो रिपोर्ट है, टुवार्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, इसको समझ लीजिए। 1972 में संयुक्त राष्ट्र का व्यापार एवं विकास से संबंधित एक सम्मेलन होता है, ठीक है। इस सम्मेलन में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। इसमें सुधारों की कुछ बात रखी जाती है, क्या, सुधारों से संबंधित एक बात रखी जाती है। और कैसे सुधार, वैश्विक व्यापार में सुधार से संबंधित, किसमें, वैश्विक व्यापार में सुधार से संबंधित, ठीक है ना, वैश्विक व्यापार में सुधार से संबंधित, वैश्विक व्यापार में सुधार से संबंधित एक रिपोर्ट रखी जाती, ठीक है। ये रिपोर्ट में क्या है, वैश्विक, ये रिपोर्ट किस पर आधारित है, वैश्विक व्यापार में सुधार, विश्व व्यापार में सुधार। और ये रिपोर्ट जोर किस पर दे रही है, तो बच्चों ये रिपोर्ट जोर दे रही है अल्प विकसित देशों में सुधार पर, किसमें, अल्प विकसित देशों में सुधार पर। ये अभी आप समझ गए होंगे, मैं इसको साफ कर देता हूं, अल्प विकसित देशों में। तो देखो ये कह रहे हैं अगर ये रिपोर्ट लागू होती है, जो भी हमने यहां पर लिखी, टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, अगर ये रिपोर्ट लागू होती है तो क्या होगा, देखिए क्या होगा। मैं कीवर्ड लिख रहा हूं अभी, आप प्राकृतिक संसाधन, सिर्फ कीवर्ड लिखा मैंने। देखो अगर इस रिपोर्ट पर अमल किया जाता है, इसको आगे बढ़ाया जाता है, इसका काम होता है, तो क्या होगा, जो प्राकृतिक संसाधन है, इन प्राकृतिक संसाधनों पर पश्चिमी देशों का, यानी कि विकसित देशों का कब्जा नहीं रहेगा। ध्यान से समझिए, प्राकृतिक संसाधनों पर विकसित देशों का, यानी पश्चिमी देशों का कब्जा नहीं रहेगा, और इनका प्रयोग वही देश कर पाएगा जहां पर ये संसाधन मौजूद है, जहां पर ये संसाधन वास्तव में मौजूद हैं। यही देश इसका, आज तक क्या हो रहा था, जो औपनिवेशिक देश है, मान लीजिए एक ये दो देश है, तीन देश है, ठीक है, और ये उपनिवेश, ये देखो ये है, इसको मैंने लिख दिया ए देश, ये कौन है, ए, ये शासन कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, जैसे अंग्रेजों ने, मान लीजिए भारत, ज्यादा दूर नहीं जाते, यही भारत का उदाहरण देते हैं। हम किसके उपनिवेश थे, ब्रिटिशर्स के। ब्रिटिशर्स भारत में आए, उन्होंने वह यहाँ के संसाधनों का दोहन किया, संसाधनों का दोहन करके कहां ले गए, अपने ब्रिटेन ले गए। फायदा किसने, जो हमारे संसाधन थे उनका फायदा किसने कमाया, ब्रिटिशर्स ने कमाया। तो यहां पर यही बात हो रही है कि अगर टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट के सुधारों को लागू किया जाता है तो क्या होगा कि जो औपनिवेशिक देश है, जो औपनिवेशिक देश हैं, वो अब क्या नहीं कर पाएंगे, इस चीज का फायदा नहीं उठा पाएंगे, और जो संसाधन है, इन संसाधनों पर किसका हक होगा, संबंधित देश का हक होगा। मान लीजिए किसी देश में बहुत ज्यादा संसाधन है, मान लीजिए गुयाना एक नाम लेता हूं मैं, या फिर घाना नाम लेता हूं, फिर इथियोपिया नाम लेता हूं, इनके जो संसाधन है यही इसका उपयोग
कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा बाजार, दूसरा कीवर्ड क्या है? बाजार। ये कह रहा है कि बाजार तक पहुंच, क्या? इस बाजार तक पहुंच। अगर ये सुधार लागू हो जाते हैं, ये सुधार आगे बढ़ते हैं, तो बाजार तक पहुंच होगी किसकी? अल्प विकसित देशों की। अल्प विकसित देशों की बाजार तक क्या होगी? पहुंच होगी। किसके बाजार तक पहुंच होगी? पश्चिम के देशों के बाजार तक क्या हो जाएगी? पहुंच होगी। किसके बाजार तक पहुंच होगी? पश्चिम के देशों तक, पश्चिम के देशों के बाजारों तक क्या हो जाएगी? पहुंच हो जाएगी। बाजार तक पहुंच, यानी ये जो मार्केट है, क्या मार्केट? इस मार्केट, ये जो मार्केट है किसका? पश्चिम का, पश्चिम में विकसित देशों का मार्केट है। उस बाजार तक अल्प विकसित देशों की पहुंच होगी, तो ये लोग भी क्या करने लगेंगे? फायदा कमाने लगेंगे। तीसरी बात, जो तकनीक, यानी इसको हम कह रहे हैं प्रौद्योगिकी, तकनीक, तकनीक, ठीक है, तकनीक और प्रौद्योगिकी, इसकी लागत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तकनीक की लागत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इनका कहना है कि अगर ये व्यवस्था सुचारू रूप से आगे बढ़ती है तो तकनीक की लागत क्या होगी? कम हो जाएगी। और चौथी बात, जो हमारे महत्वपूर्ण संस्थान है, महत्वपूर्ण क्या है? संस्थान है, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थान, जो महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थान है, क्या कहा? महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थान है, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थान, महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों तक भी अल्प विकसित देशों की पहुंच हो जाएगी। तो ये मैंने आपको 9 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत ये चीजें समझाई। तो क्या है, आप लोग समझ पा रहे होंगे इस चीज को? ये एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में कहा गया ऐसा ऐसा होगा, तो ऐसा। देखिए, अब इस रिपोर्ट का 1972 में जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में जो रिपोर्ट दी गई, इस रिपोर्ट का देखिए ध्यान से, ये रिपोर्ट किस पर? देखो, विकसित अल्प विकसित देश, ठीक है ना, अल्प विकसित देशों के भले की बात कर रही है। ये रिपोर्ट किसकी बात कर रही है? अल्प विकसित देशों के भलाई की बात कर रही है। ध्यान से समझ आइए, अल्प विकसित देशों के भलाई की बात कर रही है, ठीक है। अब हुआ, विकसित देशों ने इस रिपोर्ट को नकार दिया। वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हुए, वो इस चीज को मानने के लिए क्या नहीं हुए? तैयार नहीं हुए। तो यहां पर थोड़ा बहुत गुट निरपेक्ष देशों में आपस में थोड़ा तनातनी भी नजर आती है बाद में, और इस लगभग 80 के दशक तक आते आते, 1980 के दशक तक आते आते गुट निरपेक्ष देशों को एक रखने में कहीं ना कहीं इन संस्थापक सदस्यों को मेहनत करनी पड़ रही थी, क्योंकि इनकी एकता की पकड़ थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं कहेंगे लेकिन हल्की फुल्की कहीं ना कहीं। आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।